हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज की डेट है 21 नवंबर, संडे का दिन है। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। ये द हिंदू एनालिसिस 21 नवंबर का हम स्टार्ट करें उससे पहले टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। यू कैन नेवर क्रॉस द ओशन अंटिल यू हैव द करेज टू लूज साइट ऑफ द शोर। आप तब तक ओशन को पार नहीं कर सकते जब तक आप में ये करेज नहीं है कि आप किनारे को छोड़ के अगर आप ओशन में गए तो आपका क्या होगा। अगर आपको ये करेज है कि आपको नहीं फर्क पड़ता कि किनारा कहाँ है, बैंक कहाँ है, शोर कहाँ है, और आप पूरी डेडिकेशन के साथ अगर ओशन में उतरे हैं, किसी गोल को क्रॉस करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए उतरे हैं, विदाउट थिंकिंग ऑफ द रेपरकशंस, विदाउट थिंकिंग कि अगर ये नहीं होता है तो क्या, तभी आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। देखो, हमारे मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा डाउट होना, थोड़ा सा डर होना इज अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि डर होगा तो आप उतना एफर्ट डालोगे। लेकिन वो डर जब आपके दिमाग में हावी हो जाएगा तो आपको वो आपके गोल से दूर ले जाएगा, इंस्टीड ऑफ पुशिंग। हमेशा ध्यान रखना कि डर होना चाहिए, लेकिन उतना जितना पॉजिटिव हो, जितना आपको इनकरेज करे, उतना डर नहीं जो आपको आपके गोल से दूर ले जाए। विद दिस पॉजिटिविटी आगे बढ़ते हैं। GS1 में हम देखेंगे आज कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। GS2 में हम देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज में से स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड्स के बारे में। 2021 के 6th एडिशन वाले अवार्ड्स आए हैं और इसमें किस सिटी ने टॉप किया है, किस स्टेट ने टॉप किया है, ये सब चीजें देखेंगे। पॉलिटी में देखेंगे फ्लॉज इन जुडिशियल सिस्टम। देखो, आज से 2-3 दिन पहले हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जो कि था अबाउट कॉलेजियम सिस्टम और क्या इश्यूज हैं उसमें। उसी से रिलेटेड एक एक्सप्लेनर आर्टिकल आया है, आज संडे है इसीलिए, ठीक है, तो इसको देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम देखेंगे पाकिस्तान लॉ ऑन कुलभूषण जाधव। तो कुलभूषण जाधव जो कि एक इंडियन नेशनल है, उन्हें पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया हुआ है, अरेस्ट किया हुआ है, उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स चल रही है। और ये सब जो हो रहा है इसके लिए एक लॉ बनाया गया है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को इसको लेकर ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया था। तो इसको लेकर एक नया लॉ है, कितना इफेक्टिव है, क्या है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। देन बाइडन जी समिट। तो देखो, बाइडन और शी जिनपिंग के बीच में यहाँ पे एक समिट हुई है, तो ये क्या इसके कारण थे, क्या इसके रिपरकशन हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे। GS3 हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी में इलीगल लोन एप्स के बारे में, और एनवायरमेंट में देखेंगे इंडिया कोल्ड स्टोरेज अंडर स्क्रूटिनी। तो इंडिया का कोल्ड स्टोरेज अभी स्क्रूटिनी में क्यों है और क्या इसका आगे के कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ हम डिस्कस करेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। आज संडे है इसीलिए आज ना एथिक्स डोज होगा, ना ही आज ज्योग्राफी डोज होगा, ठीक है। आज आप लोगों की इस चीज को लेकर छुट्टी है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। फर्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है इंडिया कीप्स क्लीनेस्ट सिटी टैग फॉर द 5th ईयर, इंदौर कीप्स क्लीनेस्ट सिटी टैग फॉर द 5th ईयर। तो देखो, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में एक सिटी है, इसने 5th ईयर कॉन्जिक्यूटिवली 5th ईयर के लिए क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का टैग पाया है अंडर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021। तो देखो, ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण होने लगे हैं ये 2016 से होने लगे हैं। फर्स्ट जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था वो 2016 में हुआ था, और तब से लेकर आज तक इंदौर जो है ये क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो है ये क्लीनेस्ट स्टेट बना हुआ है, तीसरी बार इसने क्लीनेस्ट स्टेट का टैग लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। ये सर्वेक्षण क्या है, एक सर्वे है, ठीक है। क्लीनलीनेस सर्वे के तौर पे आप इसको समझ सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर किया जाता है ये। और ये स्वच्छ भारत मिशन आपको पता होगा कि 2 फ्रंट्स पे चलता है, एक होता है ग्रामीण या रूरल और एक होता है अर्बन। जो ग्रामीण है इसको करवाने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या जल शक्ति मंत्रालय भी कहते हैं इसको। और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को कंडक्ट कराती है, इंप्लीमेंट कराती है, और यहाँ पे ग्रामीण को कराती है जल शक्ति मिनिस्ट्री। और दोनों ही केसेस में जो सर्वेक्षण होता है, जो सर्वे होता है, उसमें जो सर्वे करती है जो ऑर्गेनाइजेशन वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि ये सर्वे कंडक्ट करने का काम करती है, ठीक है। अब कुछ और बात कर लें इसमें। तो देखो, सिटीज की बात करें तो सबसे ऊपर जो 10 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा वाली सिटीज हैं उनमें देखें तो सबसे ऊपर आया है इंदौर, ठीक है। उसके बाद आया है सूरत, उसके बाद आया है विजयवाड़ा,
और जो मेजर सिटीज की बात करूँ, मैं बड़ी सिटीज की बात करूँ, तो ग्रेटर हैदराबाद जो है ये 65th पोजीशन पे आया है। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ये 37th पे आया है। ग्रेटर मुंबई 35th पे आया है। चेन्नई 45th पे आया है। तो देखो जो बड़ी सिटीज हैं वो काफी पीछे हैं, बाकी जो इंदौर, सूरत और विजयवाड़ा जो है वो सबसे ऊपर आए हैं। इसके अलावा अगर गंगा सिटीज की बात करें तो गंगा सिटीज में जो सबसे क्लीन सिटी है उसको वो वाराणसी को मिला है। वाराणसी को ये टैग मिला है, जो प्राइम मिनिस्टर की हमारे नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। ठीक है, तो वाराणसी को क्लीनेस्ट गंगा सिटी का टैग मिला है। इसको एक मास मूवमेंट के फॉर्म में हमने डेवलप किया है। ठीक है, मतलब स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव नहीं है। इसमें आप देखोगे ये वन ऑफ द सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल मिशन या वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन है इस टाइम की जो गवर्नमेंट है 2014 से लेके अभी तक की जो गवर्नमेंट चल रही है। इसमें ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिशन है, और इसको ये सबसे सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि इसमें मास मूवमेंट है। ठीक है, ये मास मूवमेंट है, यानी कि मासेस खुद से वॉलंटरीली आगे आ रहे हैं इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, अच्छा, जो मैं अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर रही हूँ तो 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज वाली जो बात कर रही हूँ तो उसमें छत्तीसगढ़ सबसे पहला आया है स्टेट के तौर पे। इसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद है मध्य प्रदेश। ठीक है, और जो 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज वाले जो स्टेट्स हैं उसमें झारखंड सबसे ऊपर आया है। ऑलराइट, अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी सिटीज़ और भी हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि इंदौर के बाद, सूरत के बाद, विजयवाड़ा के बाद नवी मुंबई, न्यू दिल्ली, अंबिकापुर, ये सारी सिटीज़ भी आई हैं। इसके बाद लखनऊ आया 25th नंबर पे। पॉपुलेशन जहाँ 1 लाख से कम है वहाँ वाली महाराष्ट्र की सिटी है वीटा। ये सिटी 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाली सिटीज के तौर पे फर्स्ट आई है एज अ क्लीनेस्ट सिटी जिनकी 1 लाख से कम पॉपुलेशन है। ओके, उसके अलावा नोएडा है जो मीडियम साइज्ड सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन लगभग 3 से 10 लाख तक है, उसमें नोएडा सबसे ऊपर है। तो ये इतनी सारी सिटीज आपको याद रखनी नहीं है, मैंने तो आपको, मुझे बताना था, न्यूज़पेपर की कटिंग थी तो इसीलिए मैंने बता दिया। आप यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना कि इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा को याद रखना, इसके अलावा छत्तीसगढ़ को याद रखना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी को याद रखना, बस हो जाएगा। बाकी कुछ थोड़ा बहुत याद रखना गंगा सिटी को। ठीक है, वाराणसी को, जो सबसे अच्छी, सबसे क्लीनेस्ट गंगा सिटी बनी है। ठीक है, और देखो यहाँ पे अवार्ड के तौर पे ये मिलते हैं, ये गांधी जी का एक स्टैच्यू है वो मिलता है। ओके, अब देखो स्वच्छ भारत मिशन की और स्वच्छता सर्वेक्षण की मैं बात कर रही थी, तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ये 2 अक्टूबर 2014 को प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया था। ठीक है, और इसमें क्या होना था कि जितने भी विलेजेस हैं, ग्राम पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सभी को इस मिशन में शामिल किया गया और इन सभी को यहाँ पे कोशिश करनी थी कि यहाँ पे 2019 तक यहाँ पे कोशिश करनी थी 150th ईयर जो होना था, 150th ईयर ऑफ गांधीज बर्थ एनिवर्सरी, जो महात्मा गांधी का 150th बर्थडे आना था, उसके पहले पहले एम था कि उसके पहले पहले सभी स्टेट, सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी यूनियन टेरिटरी, सभी विलेजेस यहाँ पे ओपन डेफिकेशन फ्री बने। ठीक है, और ये काफी हद तक हुआ भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लगभग 100 मिलियन टॉयलेट्स भी कंस्ट्रक्ट हुए हैं और लगभग 2019 2 अक्टूबर तक सभी जो हमारे एरियाज हैं वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं। अब देखो मैंने आपको बताया कि स्वच्छ भारत मिशन जो है उसके अंतर्गत आता है स्वच्छता सर्वेक्षण, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स करता है। कहाँ पे? इन द अर्बन एरियाज, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करता है इन द रूरल एरियाज। इसका 2.0 वर्जन अभी चल रहा है, यानी कि 2019 के बाद इसको फिर से सेकंड फेज में चलाया गया है। तो 2020 में स्टार्ट हुआ स्वच्छ भारत मिशन रूरल। ठीक है, 2.0 रूरल वाले की बात करी हूँ, और 21 में स्टार्ट हुआ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। ओके, और ये 5 साल के लिए चलेगा, यानी कि 2026 तक ये चलने वाला है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द सर्विस और फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग सिटीज। तो यहाँ पे इवेल्युएट करने का जो काम है सिटीज का वो करती है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे ये मैंने एक वेबसाइट जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की, इसकी वेबसाइट से ये स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एनुअल सर्वे है क्लीनलीनेस का, हाइजीन का, सैनिटेशन का, और ये स्वच्छ भारत अभियान का ही पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे ये सेकंड ड्राइव अभी चल रही है, और इसका जो एम था, फर्स्ट ड्राइव का एम था कि पूरे कंट्री को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना बाय 2 अक्टूबर 2019, जिसकी हम बात कर चुके हैं। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो देखो लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए इनिशिएटिव्स की, गार्बेज फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री सिटीज हमको बनानी है। ठीक है, ये इस तरह की यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। देखो हमने कुछ दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले यहाँ पे बात की थी डिजिटल लेंडिंग की।
इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आरबीआई जो है इस चीज पे विचार कर रही है कि क्या उनको ऐसा कोई मैकेनिज्म लाना चाहिए जिसके थ्रू वो डिजिटल लेंडिंग को रेगुलेट कर सके। तो आरबीआई बेसिकली डिजिटल लेंडिंग के ऊपर एक लॉ लाने को या फिर इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ मैकेनिज्म लाने के लिए सोच रही है अभी। ठीक है, तो हमने ये चीज डिस्कस की थी। अब ऐसा क्यों सोच रही है ये यहाँ पे देखो। आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सामने आया है कि लगभग 600 इलीगल लोन एप्स चल रही हैं आज की डेट में इंडिया में। तो इंडिया में लोन एप्स, मोबाइल एप्स के थ्रू भी यहाँ पे लोन दिया जाता है, आप सभी को पता होगा। तो ऐसी 600 इलीगल लोन एप्स चल रही हैं हमारे इंडिया में। तो देखो यहाँ पे इलीगल जो लोन एप्स है ये, या फिर लोन एप्स जो बोलते हो, मोबाइल एप्स के थ्रू जब आप लोन लेते हो या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू जब आप लोन लेते हो, डिजिटल मीडिया के थ्रू जब आप लोन लेते हो, उसको डिजिटल लेंडिंग कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डिजिटल लेंडिंग। ओके, और ये जो डिजिटल लर्निंग है ये वेब ब्राउजर्स, वेब प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल ऐप्स, इन सब के थ्रू होती है। इसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आपका ऑथेंटिफिकेशन भी हो जाता है और आपका क्रेडिट असेसमेंट भी हो जाता है। जैसे आप जाओगे कभी भी लोन लेने या फाइनेंस कराने जाओगे ना किसी भी चीज़ को, तो आपका पहले देखा जाता है क्रेडिट असेसमेंट कि कितना क्रेडिट आपको दिया जा सकता है, जितना आप चुका सको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो जाती है यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग दिस मोबाइल ऐप्स एंड वेब प्लेटफॉर्म्स। इसी को कहते हैं डिजिटल लेंडिंग। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया में डिजिटल लेंडिंग का मार्केट बहुत ही बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे लगभग फाइनेंशियल ईयर 15 की मैं बात करूँ तो $33 बिलियन का यहाँ पे ये मार्केट था। आज की डेट में फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करूँ तो यहाँ पे $150 बिलियन का ये मार्केट है। और फाइनेंशियल ईयर 23 तक ये एस्टिमेटेड है कि ये लगभग $350 बिलियन का ये मार्केट बन जाएगा। तो देख लो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है और कितना बड़ा मार्केट है। ठीक है, तो डिजिटल लेंडिंग का मार्केट बहुत बड़ा है। इसीलिए यहाँ पे अनऑथराइज्ड जो एप्स है, जो वेब प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बाहर आ रहे हैं अनऑथराइज्ड तरीके से, इलीगल हैं, जो आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आते। ठीक है, ये होते हैं अनऑथराइज्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स। अब देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि 600 इलीगल लोन एप्स मिली हैं और ये एप्स जो है ये कहीं कहीं भी किसी भी तरह से रेगुलेट नहीं होती बाय आरबीआई और बाय एनी गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, और आरबीआई को लगभग 2500 से ज़्यादा कंप्लेन यहाँ पे मिली है इन लोन एप्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि जो डिजिटल लेंडिंग हो रही है ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो अनसस्पेक्टेडली हो रही है। मतलब लोग इसके बहकावे में आ जाते हैं अनसस्पेक्टेड। मतलब देखो क्या होता है ना कि ऐप स्टोर्स पे आपको ये ऐप्स मिलेंगी। अब आप सोचोगे ऐप स्टोर्स पे ऐसे तो आएंगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे रेगुलेटेड फॉर्म में ही आएंगी, लेकिन ये रेगुलेटेड होती नहीं है और इनको अनसस्पेक्टेड तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, इनसे लोन लिया जाता है। फिर लोग पछताते हैं। क्यों पछताते हैं? क्योंकि इनकी रिकवरी के तरीके बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। ठीक है, बहुत हरासिंग तरीके होते हैं, ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हुए तरीके होते हैं रिकवरी के। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी हाई होता है। इसके अलावा जो अनऑथराइज्ड होती हैं ये, तो यहाँ पे ये भी चीज़ें होती है कि ये पैसा लेके भाग जाएंगे, या फिर ये भी चीज़ें होती हैं कि ये अनऑथराइज्ड है, इसीलिए ये किसी भी तरह के आरबीआई के कंट्रोल या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि प्राइवेसी को भी ब्रीच करें लोगों की, डाटा चुरा के। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हैं इन सबसे रिलेटेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पता चला कि लगभग एग्जिस्टेंस ऑफ ओवर 1100 यूनिक लोन एप्स। तो 1100 एप्स हैं, यूनिक लोन एप्स हैं, जो कि क्विक लोन, इंस्टेंट लोन, लोन, इस तरह के कीवर्ड्स आप सर्च करोगे तो आपको 1100 यूनिक लोन एप्स मिलेंगी, जिसमें से लगभग 600 जो है ये इलीगल है, 600 से भी ज़्यादा है जो इलीगल है। ठीक है, अब इसमें मेजॉरिटी वो है जो कि किसी भी तरह से आरबीआई से लिंक्ड नहीं है, कुछ वो हैं जो कि एनबीएफसीज के साथ लिंक्ड है लेकिन छोटी एनबीएफसीज हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और कि क्या डिजिटल लेंडिंग इतनी खराब है तो हम करते क्यों हैं? तो डिजिटल लेंडिंग के कुछ फ़ायदे भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं। क्या फ़ायदे हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है रूरल एरियाज़ में, जहाँ बैंक सीधी तरह से फिजिकल तरीके से प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे कोई भी पर्सन मोबाइल ऐप्स के थ्रू, वेब प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यहाँ पे लेंडिंग कर सकता है, लोन ले सकता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाता है। दूसरी चीज़, जो अनऑथराइज्ड मेथड हैं या फिर जो ऐसे हैं मनी लेंडर्स हैं, ठीक है, जो नॉन ट्रेडिशनल या फिर ट्रेडिशनल आप कह लो मनी लेंडर्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट के एम्बेट में नहीं आते, आरबीआई के एम्बेट में नहीं आते, ऐसे मनी लेंडर्स के चंगुल में फंस जाते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ों से बचाता है ये डिजिटल लेंडिंग वाला जो प्लेटफॉर्म है। और काफ़ी चीज़ें और भी है, जैसे टाइम बचता है, आप कंपेयर कर सकते हो घर बैठे बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे बैंक्स की पॉलिसीज़ को। तो ये सारे फायदे भी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, फ्लॉज इन द सिस्टम। आई एम सॉरी। सो देखो, फ्लॉज इन द सिस्टम में क्या है
इस एडिटोरियल में बताया गया है कि आज की डेट में जो हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं, जो जजेस हैं, इनका किस तरह से अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर हो रहा है, स्पेशली यहाँ पे बात की हुई है ट्रांसफर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको पहले पूरा बेसिक समझाती हूँ, फिर हम इस पे आते हैं, इस एडिटोरियल पे आते हैं, इस आर्टिकल पे आते हैं। तो देखो अभी क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम का यूज होता है अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर्स के लिए। तो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स के जितने भी जजेस हैं, जितने भी सीजीआई हैं, उनको कॉलेजियम के थ्रू यहाँ पे अपॉइंट और ट्रांसफर किया जाता है। तो सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस दैट हैज इवॉल्व्ड थ्रू द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये याद रखना, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही इवॉल्व हुआ है, ये किसी पार्लियामेंट के लॉ से नहीं बना है, पहली चीज ये। ठीक है, दूसरी चीज ये कि ये इवॉल्व कैसे हुआ है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक चीज दी हुई है कि प्रेसिडेंट विथ कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई यहाँ पे अपॉइंट एंड ट्रांसफर करेंगे जजेस का। ठीक है, तो ये चीज कही हुई है। अब इसमें बस इतनी चीज कही है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये नहीं पता कि कौन इसके पीछे होगा। तो यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ इस पूरे सिस्टम का। तो सबसे पहले आया फर्स्ट जजेस केस 1981 में। इसमें कहा गया कि यहाँ पे प्राइमेसी दी जाएगी एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव के पास यहाँ पे प्राइमेसी होगी अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर्स की। यानी कि क्या होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो रिकमेंड जरूर करेंगे कि किसको आप अपॉइंट कीजिए, किसको आप ट्रांसफर कीजिए, लेकिन ये सिर्फ रिकमेंडेशन होगी, इसको मानना या नहीं मानना गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, अब देखो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं या प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये सीधे प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन पे तो कर नहीं रहे हैं, ये कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो माने, नहीं चाहे तो नहीं माने, ये कहा है फर्स्ट जजेस केस में। यानी कि प्राइमेसी होगी किसके पास, एग्जीक्यूटिव के पास। सेकंड जजेस केस आया 1993 में। इसमें ये कहा गया कि यहाँ पे एक कॉलेजियम सिस्टम होगा। ठीक है, ये कॉलेजियम सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक जज की नहीं, एक जज के साथ दो सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनकी भी बात सुनी जाएगी, रिकमेंडेशन ये दोनों मिलके देंगे। ठीक है, किसको, गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को, ये दोनों मिलके रिकमेंडेशन देंगे। और ये रिकमेंडेशन जो होगी ये सिर्फ कंसल्टेटिव नहीं होगी, कंसल्टेटिव यानी कि सिर्फ सलाह नहीं होगी, ये कॉन्करेंस के बेसिस पे दी जाएगी। यानी कि जो भी ये कॉलेजियम कहता है, एक जज और एक सीजीआई और दो सीनियर मोस्ट जजेस का जो कॉलेजियम बनाया है, ये जो भी रिकमेंडेशन देगा वो बाध्य होगा गवर्नमेंट के ऊपर। ये सिर्फ एक सलाह नहीं होगी, सिर्फ एक कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं होगी, ये कॉन्करेंस की चीज है। ठीक है, यानी कि ये आपको मानना पड़ेगा, आप बाध्य हो इससे। थर्ड जजेस केस आया फिर उसके बाद 1998 में। इन्होंने बोला कि यहाँ पे कॉलेजियम को एक्सपांड करते हैं, यहाँ पे एक सीजीआई होंगे और इनके साथ पहले दो सीनियर मोस्ट जजेस होते थे, अब होंगे 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये चारों और ये पांचों मिलके यहाँ पे डिसीजन लेंगे अबाउट अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस इन हाई कोर्ट्स। ओके, तो ये चीज कही गई। और इसमें भी ये कहा गया कि यहाँ पे भी कॉन्करेंस वाला इशू होगा, यानी कि ये जो कॉलेजियम है 5 मेंबर्स की, ये जो भी रिकमेंडेशन दे देगी वो प्रेसिडेंट को यहाँ पे, गवर्नमेंट को यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट चाहे तो ये रिकमेंडेशन को एक बार वापस लौटा सकती है कि आप एक बार फिर से इस पे विचार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट को ये बोल सकती है, या इस कॉलेजियम को ये बोल सकती है, गवर्नमेंट कॉलेजियम को ये बोल सकती है कि आप इस पे फिर से विचार कीजिए। अगर कॉलेजियम फिर से ये चीज, यही रिकमेंडेशन वापस देती गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को इसको मानना ही पड़ेगा और प्रेसिडेंट को अकॉर्डिंगली अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स करने ही पड़ेंगे। समझ गए, तो ये बात है यहाँ पे। अब देखो कॉलेजियम सिस्टम तो मैंने आपको समझा दिया। एनजेएसी ये सिस्टम भी एक बीच में आया था। ठीक है, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के फॉर्म में आया था। इसमें क्या हुआ था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और इस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कहा गया कि जो ये कॉलेजियम है इसको रिप्लेस करेगा एनजेएसी। ठीक है, एनजेएसी में क्या करने वाला था, एनजेएसी में एक ग्रुप था जिसमें 6 मेंबर्स होने थे। इसमें आधे होते जुडिशरी से, यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हो गए, सीनियर मोस्ट जजेस हो गए, ये सब हो गए, और आधे हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये दोनों बना के मिलके एक ग्रुप बनाने वाले थे और ये ग्रुप को कहने वाले थे हम एनजेएसी, और यही रिस्पॉन्सिबल होने वाला था अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश की गई थी कि बैलेंस कर सकें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों की पावर्स को। लेकिन ये देखो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से आता है, पार्लियामेंट से आता है। तो पार्लियामेंट की रजामंदी के साथ ये एनजेएसी आया था, लेकिन इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये एनजेएसी का कोई सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पे जो भी होगा कॉलेजियम के थ्रू ही होगा, जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे जुडिशरी में वो कॉलेजियम ही करेगा। ठीक है, तो ये चीज आज की डेट में जो हमारे देश में चल रहा है वो कॉलेजियम सिस्टम है, एनजेएसी सिस्टम नहीं है। ओके,
आगे बात करते हैं। देखो ये तो हमने बात की कि किस तरह से अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर होना है, कॉलेजियम सिस्टम की बात की। अब जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कैसे अपॉइंटमेंट होगा। जैसे कि सीजीआई की बात करूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मैं बात करूं, तो इसके लिए कोई कॉलेजियम की जरूरत नहीं है। इसमें प्रेसिडेंट डायरेक्टली यहाँ पे अपॉइंट करते हैं सीजीआई को। कैसे? जनरली ये ट्रेंड ये है, जो कन्वेंशन है वो ये है कि सीनियर मोस्ट जजेस जो भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें ही यहाँ पे सीजीआई के तौर पे अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे जो भी आउटगोइंग सीजीआई है, फॉर एग्जांपल एक्स जो है उनका टेन्योर खत्म हो गया, ये अभी सीजीआई है, अब ये आउटगोइंग सीजीआई हो गई, इनका टेन्योर खत्म हो गया, तो ये क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को एक रिकमेंडेशन देके जाएंगे कि अब मेरे बाद ये सीनियर मोस्ट वाई जो है, ये सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के, तो आप वाई को यहाँ पे अपॉइंट कीजिएगा एज सीजीआई। तो यहाँ पे करते प्रेसिडेंट है अपॉइंट, और इसमें कोई कॉलेजियम का सिस्टम नहीं, यहाँ पे सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आउटगोइंग सीजीआई। समझ गए? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करें, बाकी के जो जजेस हैं, एक हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी के जो जजेस हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा। तो देखो उनको, उनका भी प्रपोजल यहाँ पे सीजीआई इनिशिएट करेंगे। और यहाँ पे जो मैं बोल रही थी ना कि कॉलेजियम यूज होगी, कॉलेजियम यानी कि एक तो सीजीआई और एक 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ये सब मिलकर यहाँ पे रिकमेंडेशन देंगे अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजेस, कौन कौन से नए अपॉइंट करने हैं। ठीक है, तो ये नए अपॉइंट करने हैं जो भी सुप्रीम कोर्ट जजेस, उनका रिकमेंडेशन ये कॉलेजियम देगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इससे बाध्य होंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज है, जो भी हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस को कैसे यहाँ पे चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे देखो एक प्रोविजन होता है कि जो भी चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, वो उस स्टेट से बाहर से आएगा। यानी कि सपोज एग्जाम्पल एमपी हाई कोर्ट की मैं बात करूं, तो एमपी के जो सीजीआई चीफ जस्टिस होंगे, ये एमपी से बिलोंग नहीं कर सकते, ये किसी और स्टेट से यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो पहला तो प्रोविजन ये हो गया। दूसरा ये कि कॉलेजियम अब यहाँ पे कॉल लेता है कि किसको कहाँ पे अपॉइंट करना है। जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है कहाँ पे, मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फॉर्म में, मतलब इनका ट्रांसफर हो गया है इस तरह से। ओके, तो इनका एलिवेशन और ये जो भी है ये कॉलेजियम देखता है। ठीक है, कॉलेजियम का मतलब क्या है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उनके साथ जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो। ठीक है, अब हाई कोर्ट के जजेस कैसे रिकमेंड किए जाते हैं, ये रिकमेंड करता है कॉलेजियम। कौन सा कॉलेजियम? सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस नहीं, 2 सीनियर मोस्ट जजेस लगते हैं। ठीक है, बाकी जो रिकमेंडेशन होती है, यहाँ से रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर के पास जाती है, चीफ मिनिस्टर से गवर्नर के पास, गवर्नर से यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास, और यूनियन लॉ मिनिस्टर के से फिर गवर्नमेंट के पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास, और फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास। तो इस तरह से इतनी लंबी चेन होती है। ठीक है, तो ये समझ गए, ये पूरा प्रोसीजर होता है, किस तरह से यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होते हैं और क्या कॉलेजियम कैसे काम करता है। अब आते हैं हम पूरे इशू पे। तो देखो यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इनको ट्रांसफर कर दिया गया है मेघालय के कोर्ट में, मेघालय के हाई कोर्ट में एज चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय। तो यहाँ पे इशू ये है कि मद्रास हाई कोर्ट में जो ये चीफ जस्टिस थे, ये यहाँ पे 75 जजेस के ऊपर हुआ करते थे, 70 प्लस जजेस के ऊपर हुआ करते थे। मेघालय में ये सिर्फ 4 जजेस के ऊपर होंगे। ठीक है, तो सीनियर है, हालांकि कोई भी कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट ऊंचा या नीचा नहीं है, हर सारे ही हाई कोर्ट इक्वल है। लेकिन अगर अथॉरिटी की बात करें तो समझ रहे हो, मद्रास हाई कोर्ट में ये 70 लोगों के ऊपर थे, यहाँ पे सिर्फ 4 के ऊपर है। तो ये सीनियर होते हुए भी इनका ट्रांसफर ऐसे किया गया। तो इसमें कई सारे एक्सपर्ट्स, कई सारे लोग ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो ट्रांसफर कर रही है कॉलेजियम, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस वगैरह के सिस्टम के लिए नहीं कर रही, ये एज अ पनिशमेंट कर रही है। ठीक है, अगर कोई भी जो जज है, कोई भी चीफ जस्टिस है, अगर वो एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट काम करता है, तो एज अ पनिशमेंट उनको इन जगहों पर ट्रांसफर किया जा रहा है, ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं कॉलेजियम के ऊपर। तो देखो यहाँ पे ये तो मैंने आपको समझा दिया। एक इससे पहले भी एक केस आया था जहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उनको मेघालय में फिर ट्रांसफर कर रहे थे। 2019 का केस है ये। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो चीफ जस्टिस को ट्रांसफर कर रहे थे ना, उन्होंने रिजाइन कर दिया कि मुझे नहीं जाना मेघालय हाई कोर्ट में। ठीक है, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो ये इश्यूज सामने आ रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 222 ये जो आर्टिकल है ये बोलता है कि जितने भी हाई कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है, जितने भी हाई कोर्ट के जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, इनका ट्रांसफर कौन करेगा, इनका ट्रांसफर करेगा प्रेसिडेंट, करेंगे इनका ट्रांसफर ऑन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनका ट्रांसफर करेंगे, जो भी हाई कोर्ट के जजेस हैं, चीफ जस्टिस है, इन सभी का। ठीक है, और इसके लिए कॉम्पनसेटरी अलाउंस भी दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कॉलेजियम।
ओके, ये समझ गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने दो यहाँ पे केसेस आए हैं, एक तो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संकलचंद हिम्मतलाल शेठ 1977 का एक केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इनका जो ट्रांसफर होगा, ये सब जो होगा, ये यहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा पब्लिक इंटरेस्ट पे, ये डिपेंड करेगा कि सीजीआई की जो ऑब्लिगेशन है कंसल्ट करने की उसके ऊपर। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी हाई कोर्ट्स हैं उनसे भी कंसल्टेशन की जाएगी। और तीसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड द राइट एंड ड्यूटी टू एलिसिट एंड असर्टन फर्दर फैक्ट्स। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अगर चाहते हैं किसी भी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करना, तो वो पहले तो सीजीआई की कंसल्टेशन लेंगे, ठीक है, और सीजीआई की कंसल्टेशन के बाद यहाँ पे सीजीआई के सामने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे जाएंगे, उसके बेसिस पे सीजीआई यहाँ पे डिसीजन लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और केस आया जिसको फर्स्ट जज केस भी कहते हैं, एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केस 1981, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। इसमें प्राइमेसी थी एग्जीक्यूटिव के पास कि एग्जीक्यूटिव यहाँ पे सारे डिसीजन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहा था कि प्रेसिडेंट यहाँ पे फाइनल डिसाइड करेंगे कि किसको ट्रांसफर करना है, किसको अपॉइंट करना है। हाँ, ये कंसल्ट जरूर कर सकते हैं सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ये कंसल्टेशन सिर्फ कंसल्टेशन होगी, सिर्फ सलाह लेंगे, इसको मानना नहीं मानना प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्य नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर बाध्य नहीं है, ठीक है, ये चीज कही गई थी। बाद में जाके सेकंड जज केस के थ्रू ये कॉलेजियम आया, जिसमें कि ये अपॉइंटमेंट्स जो थे, ट्रांसफर्स जो थे, ये कॉलेजियम यानी कि सीजीआई और दो सीनियर मोस्ट जजेस के बेसिस पे होने थे, और ये रिकमेंडरी नहीं थे, सिर्फ कंसल्टेटिव नहीं थे, ये कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे थे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो इसको मैं फिर से नहीं समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं हम इसी आर्टिकल में। तो देखो यहाँ पे व्हाट इज द करंट प्रोसेस फॉर ट्रांसफर्स, तो करंट प्रोसेस क्या है ट्रांसफर को लेकर, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे कॉलेजियम ऑफ जजेस जो है यानी कि सीजीआई और जो दो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, ये डिसीजन लेते हैं कि किसको ट्रांसफर करना है। और ये जो डिसीजन लेते हैं वो किस बेसिस पे लेते हैं, ये कहते हैं कि जो कंसेंट है, ये जो कॉलेजियम जो डिसीजन लेता है, ये लेता है ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस एंड पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, ये कहते हैं ये लोग, ठीक है। तो अगर किसी भी चीफ जस्टिस को यहाँ पे ट्रांसफर करना है, चीफ जस्टिस के अलावा किसी भी जज को अगर ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे सीजीआई का जो व्यू होगा वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी चीज और समझो, यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर हाई कोर्ट का कोई जज है, ठीक है, अगर इन जज का मुझे ट्रांसफर करना है और सपोज कि मैं सीजीआई हूँ, तो सीजीआई अलोंग विथ वन और टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनको कंसल्ट करेगा। इसके साथ ये उस हाई कोर्ट को भी कंसल्ट करेगा जिसके जज का ट्रांसफर होना है, ठीक है, और उस हाई कोर्ट को भी कंसल्ट करेगा जिस कोर्ट में इनका ट्रांसफर होना है, ओके। अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट से रिकमेंडेशन नहीं ली जाती, यहाँ पे सिर्फ सीजीआई और सीनियर मोस्ट जज यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि किसको यहाँ पे ट्रांसफर करना है, किस चीफ जस्टिस को यहाँ पे ट्रांसफर करना है। अब ये कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया, ये कंट्रोवर्शियल इसीलिए हो गया क्योंकि इसको माना जा रहा था कि ये कोई जस्टिस एडमिनिस्टर करने की एक्सरसाइज नहीं, ये एक प्यूनिटेटिव एक्सरसाइज है, यानी कि यहाँ पे पनिशमेंट देने के लिए यहाँ पे ट्रांसफर किए जा रहे हैं लोगों के, क्योंकि काफी सारे जजेस जो है वो कमिटेड जुडिशरी नहीं चला रहे, यानी कि पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव के नीचे या सबऑर्डिनेट होकर काम नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं, कभी कभी एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट भी जजमेंट्स देते हैं, और इसी के लिए इनको पनिशमेंट के तौर पे ट्रांसफर्स हो रहे हैं, ये एलिगेशन लग रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरा एडिटोरियल पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, आज एक्सप्लेनर आर्टिकल जो था, संडे है क्योंकि इसीलिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल है, विल पाकिस्तान लॉ ऑन कुलभूषण जाधव हेल्प इंडिया पोजीशन। तो कुलभूषण जाधव का केस क्या है पहले ये समझो। तो देखो कुलभूषण जाधव, ये इनकी पिक्चर है, ये एक इंडियन नेशनल है, ये नेवी से बिलोंग करते थे, इंडियन नेवी के पर्सनल थे, ठीक है। ये क्या हुआ कि देखो कुलभूषण जाधव को 2016 में अरेस्ट किया गया। इसके पीछे की कहानी क्या है, देखो ये इंडिया का कहना ये है कि इंडियन नेवी से बिलोंग करते थे, इंडियन नेवी के पर्सनल है कुलभूषण जाधव, ठीक है, लेकिन ये रिटायर्ड अब है, रिटायर्ड हो चुके हैं नेवी से। अभी ये क्या कर रहे थे, ये ईरान के आसपास वाले रीजन्स में बिजनेस, अपने पर्सनल बिजनेस के लिए को लेकर यहाँ पे गए थे, और वहां से ये पाकिस्तान पहुंच गए, और पाकिस्तान वालों ने इनको अरेस्ट कर दिया ऑन द चार्जेस ऑफ बीइंग एन इंडियन स्पाई, यानी कि इंडियन जासूस होने के चार्जेस के ऊपर इनको अरेस्ट कर लिया, और अभी इनको अरेस्ट करके इनके ऊपर प्रोसीडिंग एंड ऑल चल रही थी, ठीक है। पाकिस्तान का ये कहना है कि नहीं भाई, ये तो इंडियन स्पाई ही है और हमारे देश में जासूसी करने आए थे, ठीक है। तो ये कुलभूषण जाधव के ऊपर केस चल रहा है, तो इनको अरेस्ट किया गया था 2016 में, और इनको ऊपर चार्जेस लगाए इंडियन स्पाई के। एक चीज और कि जब इनको अरेस्ट किया पाकिस्तान ने, तो इन्होंने इंडिया को इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है।
वैसे क्या होता है कि जो भी कंट्री दूसरे नेशनल को अरेस्ट करती तो उस कंट्री को इसकी एम्बेसी को इन्फॉर्म करती, इसने इंडिया को इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है, तो वियना कन्वेंशन यहाँ पे वायलेट हुआ। वियना कन्वेंशन जो है कॉन्सुलर रिलेशंस का, वो ये बोलता है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है ये वियना कन्वेंशन, जो कि कॉन्सुलर रिलेशंस को स्टैब्लिश करता है दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज के बीच में, स्टेट्स के बीच में। तो क्या होता है कॉन्सुलर रिलेशंस, क्या होते हैं कॉन्सुलर रिलेशंस, मतलब कि ये डिप्लोमैट्स के बीच में रिलेशन नहीं है कि इंडिया के कोई डिप्लोमैट है, आईएफएस ऑफिसर है, वो वहां गए तो क्या होगा, ये कॉन्सुलर नहीं है। कॉन्सुलर का मतलब है कोई भी नॉर्मल इंडियन नेशनल जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और अपने वेलफेयर के लिए गया है किसी भी दूसरी कंट्री में, तो वो होता है कॉन्सुलर। तो कॉन्सुलर रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे वियना कन्वेंशन काम करता है। जैसे कि कुलभूषण जाधव है, ये इस केस में कॉन्सुलर रिलेशन लगेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सुलर रिलेशन ये बोलते हैं, आर्टिकल 36 जो है वियना कन्वेंशन का, वो ये बोलता है कि जो भी फॉरेन नेशनल्स को अरेस्ट किया जाएगा, जो भी होस्ट कंट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल हियर पाकिस्तान इज द होस्ट कंट्री एंड हु इज द फॉरेन नेशनल, हियर कुलभूषण जाधव इज द फॉरेन नेशनल। तो फॉरेन नेशनल को जब भी होस्ट कंट्री अरेस्ट करेगी तो उसको बिना किसी डिले के ये राइट देना पड़ेगा उस फॉरेन नेशनल को कि वो चाहे, अगर वो चाहते हैं तो यहाँ पे एम्बेसी में, उस उनकी खुद की कंट्री के एम्बेसी में यहाँ पे नोटिफाई किया जाए। या फिर समझो, इसको आसान भाषा में समझो, जैसे कि कुलभूषण जाधव है, ये फॉरेन नेशनल है, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान कौन है यहाँ पे, होस्ट कंट्री है। तो अब जैसे ही फॉरेन नेशनल को पाकिस्तान ने यहाँ पे अरेस्ट किया, तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि इंडिया से, जो कुलभूषण यादव इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इंडिया को इसकी जानकारी दे वाया नोटिस, वाया एम्बेसी, वाया एनी मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज करे। और डिटेन्ड फॉरेन नेशनल भी अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो पुलिस भी यहाँ पे फैक्स कर सकती है एम्बेसी को या कॉन्सुलेट को कि आप इसको वेरीफाई करो, डिटेन्ड पर्सन जो आया है हमारे यहाँ, आप इसको वेरीफाई करो कि आपके देश से बिलोंग करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो वियना कन्वेंशन समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 36 भी इसका याद रखना। अब देखो क्या हुआ कि ये पूरा केस चल रहा था 2016 में। अब क्या हुआ, इसको लेकर आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास गई इंडिया, और आईसीजे ने क्या यहाँ पे जजमेंट दी, आईसीजे ने यहाँ पे इंडिया के फेवर में जजमेंट दिया और ये कहा कि पाकिस्तान को एक तो यहाँ पे कॉन्सुलर एक्सेस देना चाहिए इंडिया को। ठीक है, कॉन्सुलर एक्सेस का मतलब क्या है, कॉन्सुलर एक्सेस ये है कि इंडिया के डिप्लोमेट्स कुलभूषण जाधव से मिल सके, जो इंडिया में इनकी फैमिली है वो इनसे मिल सके, ये हो गया कॉन्सुलर एक्सेस। दूसरी चीज ये कि आपने यहाँ पे वायलेट किया है वियना कन्वेंशन को, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें यहाँ पे कही गई है। ठीक है, और ये भी कहा वियना कन्वेंशन में आईसीजे ने ये कहा कि वियना कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप यहाँ पे एक अलग से लॉ लेकर आइए, ये कहा पाकिस्तान को। ठीक है, तो ये आपको मैंने केस समझा दिया। अब देखो इस पे आते हैं, पाकिस्तान ने एक लॉ पास किया है, बिल आई है यहाँ पे 2021 की बिल है, जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल। यहाँ पे राइट टू अपील दिया गया है कुलभूषण जाधव जी को। ठीक है, इनको यहाँ पे राइट टू अपील दिया गया है। ये एक फॉर्मर नेवी ऑफिसर हैं जिनको डेथ पेनल्टी मिल चुकी है एस्पियोनेज को लेकर। ठीक है, मतलब जासूसी को लेकर यहाँ का जो कोर्ट्स हैं, कुलभूषण जाधव को इन्होंने डेथ पेनल्टी यहाँ पे दे चुकी हैं। ठीक है, लेकिन ये डेथ पेनल्टी अभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक आईसीजे फाइनल डिसीजन नहीं देता। ठीक है, ये चीज कही गई थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडिया का कहना ये है कि ये जो लॉ लाया गया है ये सिर्फ पेपर पे लॉ लाया गया है, इसके कोई रियल मायने में मीनिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो लॉ है ये पहले भी ऐसा ही था, इसके कोई रियल मीनिंग्स निकलते नहीं है। अब देखो यहाँ पे बाकी सारी चीजें तो मैं आपको समझा चुकी हूँ। यहाँ पे ये समझो कि क्या ये जो लॉ है ये लीगली काउंसिल करने के लिए जाधव, जो कुलभूषण जाधव जी है, उन तक कॉन्सुलर एक्सेस पहुंचा पाएगा इंडिया का। तो यहाँ पे इंडिया के अकॉर्डिंग ये आंसर है नो, क्योंकि ये लॉ जो है ये मियर पेपर वर्क है। ठीक है, जो बेसिकली वेरीफाइबल लीगल एक्सेस पहुंचाने की बात करता है जाधव तक, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई काम नहीं करने वाला है, ये इंडियंस जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। क्योंकि ऐसा ही एक ऑर्डिनेंस भी आया था पहले, और इस ऑर्डिनेंस में क्या हुआ ये हमको पता है कि यहाँ पे कोई भी कॉन्सुलर एक्सेस नहीं हो पाया था कुलभूषण जाधव जी के साथ। ऑलराइट, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब पाकिस्तान ने ये लॉ क्यों बनाया है, तो एक तो देखो आईसीजे का प्रेशर था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रेशर था, उन्होंने यहाँ पे दे दी थी जजमेंट कि यहाँ पे इंडिया के फेवर में जजमेंट दे दी थी और बोला था कि आपको लॉ बनाना पड़ेगा। एक तो इसका प्रेशर था। दूसरा एक पॉलिटिकल, यहाँ पे भी पॉलिटिकल ड्रामा भी चल रहा है। जैसे अभी जो है यहाँ पे इमरान खान की गवर्नमेंट है, तो इमरान खान की गवर्नमेंट ये क्रेडिट लेना चाहती थी कि देखो हम ये लॉ लेके आए हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन के लाइनिंग्स पे ही। ठीक है, मतलब वियना कन्वेंशन की लाइन पे ही हम एक लॉ लेके आए हैं अपने पाकिस्तान में। ये इमरान खान की गवर्नमेंट
यहाँ पे क्रेडिट लेना चाहती थी, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है, जो फॉर्मर गवर्नमेंट्स रही हैं, वो ये कह रही हैं कि इसकी शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, ये तो सिर्फ लिगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे ये डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू भी है, तो इसके कारण भी ये लॉ लेकर आए हैं। तो काफी सारे यहाँ पे डायमेंशंस इन्वॉल्व है। आपको समझ में आना चाहिए कुलभूषण जाधव का इशू क्या है, ठीक है, उसके बाद वियना कन्वेंशन क्या है, और ये जो लॉ है वो कितना हद तक हमारे लिए काम का है, आईसीजे का क्या रूलिंग्स थी, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की। देखो बाइडेन और शी जिनपिंग है, इनके बीच में एक समिट हुई है, ठीक है। अब इसके क्या रेमिफिकेशंस निकले, तो सबसे पहले तो एक वर्चुअल समिट हुई है इनके बीच में, ठीक है, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे टेंशंस थे, इंडिया और यूएस के बीच में बहुत सारे टेंशंस चल रहे थे। ओके, क्या क्या टेंशन चल रहे थे, तो सबसे पहले तो वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में एक तो ग्लोबल और रीजनल इंटरेस्ट को लेकर यहाँ पे टेंशन चल रहे हैं। देखो दो ब्लॉक्स के फॉर्म में ये बाहर आ रहे हैं। पहले जैसे रशिया और यूएस का हुआ करता था ना, अब वही चीज यहाँ पे यूएस और चाइना की जैसे देखने को मिल रही है। दोनों ही काफी ज्यादा डेवलप्ड ब्लॉक्स के फॉर्म में सामने आ रहे हैं और दोनों ही अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ग्लोबली एंड रीजनली बोथ। अब ट्रेड को लेकर इनके बीच में इश्यूज है, ठीक है, ताइवान को लेकर इनके बीच में इश्यूज है, साउथ चाइना सी को लेकर इनके बीच में इश्यूज है, 5G को लेकर इनके बीच में इश्यूज है। तो इन सभी इश्यूज को देखते हुए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली चीज सिचुएशन आ गई थी दोनों के बीच में, तो इसीलिए सबमिट करी और ये बोला गया कि हम इस टेंशन को डी एस्केलेट करने की कोशिश करते हैं, इसको कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये चीज यहाँ पे कही गई है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और भी हुई थी मार्च में। क्या हुआ था मार्च में, ये कहा था यूएस के एक सेक्रेटरी ने कि हमें जरूरत है एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की, लेकिन हम इस रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर से दूर जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्यों जा रहे हैं, हम ये जा रहे हैं चाइना की अग्रेसिव पॉलिसी के कारण। चाइना जो हांगकांग में कर रहा है, जिंजियांग में कर रहा है, ताइवान में कर रहा है, वो इंटरनेशनल ऑर्डर के अगेंस्ट है और ये हमको रूल बेस्ड ऑर्डर से दूर ले जा रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि यहाँ पे वायलेंस देखने को मिले ऑन द ग्लोबल लेवल। तो समझ रहे हो, इस तरह की धमकी दी थी चाइना को यूएस ने। उसके बाद यूएस के बाद चाइना ने भी कुछ कुछ कहा, ठीक है, कि चाइना ने कहा कि आप ताइवान के इशू में मत बोलो। चाइना ने ये कहा, चाइना ने कहा कि ताइवान हमारा इंटरनल इशू है और अगर आप आग से खेलोगे तो आपके भी हाथ जल जाएंगे, ये कहा चाइना ने यूएस को। तो एक तरह से इनके बीच में धमकीबाजियां होती रह रही हैं। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पे टेंशन को कम करने की कोशिश के लिए यहाँ पे इस समिट को लाया गया था। हालांकि इसमें कोई भी पर्टिकुलर ब्रेक थ्रूज नहीं निकले, कोई भी बहुत बड़े डिसीजंस नहीं लिए गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि टेंशन के कारण है क्या, मेजर टेंशन के कारण क्या है यूएस और चाइना के बीच में। सबसे पहला है ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। ट्रेड एंड टैरिफ को लेकर यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा इश्यूज है, बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन देखने को मिलता है, स्पेशली टैरिफ को लेकर। जैसे जब ट्रम्प थे, उन्होंने बहुत कहा था कि चाइनीज जो इम्पोर्ट आ रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे देश में, उनको हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ये चीज कही थी, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे बहुत सारे चाइनीज इम्पोर्ट्स जो आ रहे थे यूएस में उनके ऊपर, ठीक है। उसके बदले में फिर चाइना ने भी कुछ कुछ किया। हालांकि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था कि पहले ट्रम्प लगाते थे टैरिफ चाइनीज इम्पोर्ट पे, मतलब चाइना से जो इम्पोर्ट हो रहे हैं, समझ लो, चाइना से जो इम्पोर्ट हो रहे हैं यूएस में, उनके ऊपर यहाँ पे टैरिफ लगाते थे, जैसे कि इसकी डिमांड कम हो, ठीक है। सेम यहाँ पे चाइना फिर क्या करता था, चाइना रिटेलिएट करता था, जो भी यूएस के गुड्स आते हैं चाइना में उनके ऊपर भी ये टैरिफ लगाता था। तो लगभग 25 से 30% टैरिफ लगा रहे थे ये उस टाइम पे, जब ट्रेड वॉर एकदम पीक पे था, ठीक है, जब ट्रम्प थे यहाँ पे। ओके, अब इसको थोड़ा सा डी एस्केलेट करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे फेज 1 ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। फेज 1 ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ था, इसमें ये कहा गया कि हम यहाँ पे कुछ कुछ सेटलमेंट करते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे कि चाइना को ये कहा गया कि चाइना यहाँ से यूएस से लगभग 380 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे ट्रेड करे, यहाँ से खरीदे, ट्रेड करे। यहाँ पे इस केस में ट्रेड करे का मतलब है कि चाइना यूएस से लगभग 380 बिलियन डॉलर्स के चीजों को खरीदे, तब हम इसके ऊपर से टैरिफ हटाएंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कही गई थी। तो एक तो ये इशू हो गया। सेकेंड इशू था यहाँ पे रिगार्डिंग ताइवान। तो ताइवान को चाइना जो है वो अपनी टेरिटरी क्लेम करता है, लेकिन वॉशिंगटन बोलता है, यूएस बोलता है कि ऐसा नहीं है, ताइवान को आप इंडिपेंडेंस दीजिए, ताइवान आपके कारण क्यों सफर करे। वन चाइना पॉलिसी को ताइवान की जो चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसको यूएस नहीं मानता, यूएस ने उसको ओपनली चैलेंज किया है, ठीक है। तीसरा है यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इशू। टेक्नोलॉजी का इशू ये है कि टेक्नोलॉजी जो है, जो चाइना की टेक्नोलॉजी है, जैसे 5G टेक्नोलॉजी है, हुआवई है, इनको काफी सस्पिशन के साथ देखा जा रहा है पूरे वर्ल्ड के द्वारा, स्पेशली यूएस और इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये माना जा रहा है कि यूएस और इंडिया ये मानते हैं कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है, जो चाइना की टेक्नोलॉजी है ना, हुआवई जैसी कंपनीज है, वो थ्रेट है
इंडिया, यूएस, इन सब के लिए ये माना जा रहा है। तो चाइनीज जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, इनको अलाउ नहीं किया जा रहा यूएस और इंडिया में, ठीक है। तो ये एक इशू है और ये माना जा रहा है कि इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज का पार्ट है, मतलब कि इंडस्ट्री के थ्रू जासूसी करने का काम हो रहा है यहाँ पे थ्रू दीज कंपनीज ऑफ चाइना, ठीक है। इसीलिए देखो आपको पता होगा हुआवेई जो कंपनी है चाइना की, इसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया 5G ट्रायल्स में इंडिया में। इंडिया ने कहा कि हम यहाँ पे 5G ट्रायल्स में हुआवेई को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमको इनसे सिक्योरिटी थ्रेट है। ये हो सकता है कि हमारी जो डाटा है उनको चुरा के चाइनीज पर्पस के लिए यूज करें, ठीक है। और चाइना हमको पता है कितना एग्रेसिव है, कितना एक्सपांशनरी उसके मोटिव्स हैं। तो इसलिए थोड़ा सा चाइना से सबको डर ही लगता है कि ये भाई किसी की भी इंफॉर्मेशन चुरा के उल्टे सीधे काम कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज हुई है। अब दोनों जो प्रेसिडेंट्स मिले हैं, इन्होंने ये मिले तो है, इन्होंने कोशिश तो की है डीएस्केलेट करने की, लेकिन दिख बहुत कम रहा है कि इसके कुछ आउटकम आएंगे क्योंकि कोई भी स्पेशल कोई ब्रेक थ्रू अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है। हालांकि ये भी कहा है बाइडेन ने, तो ये भी कह दिया है कि अभी भी हम अपने जो इश्यूज थे उसके ऊपर अड़े हुए हैं, ये ताइवान को इंडिपेंडेंस मिलना ही चाहिए, हमको आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज है, उनके ऊपर हमको आज भी भरोसा नहीं है, हम उसको सस्पिशन के साथ ही देखते हैं। ये सारी चीजें तो बाइडेन ने अभी भी कही है, समझ गए। तो ये पूरा इशू था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, व्हाई इज इंडिया कोल यूसेज अंडर स्क्रूटिनी। तो इंडिया का कोल यूसेज स्क्रूटिनी में क्यों है? इस इशू को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए छोटा सा मैं बता देती हूँ। COP26 में क्या हुआ? COP26 में इंडिया ने कमिटमेंट दी कि 2070 तक हम होंगे कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। अब कार्बन न्यूट्रल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्बन न्यूट्रल होने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज को हमको छोड़ना पड़ेगा जो कि कार्बन एमिट करती हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान है कोल का। अब कोल को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि अभी भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी भी हम डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है। और हमारी जो मेजोरिटी ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो कोल पूरी करता है, ठीक है। हमारी नहीं, चाइना की भी। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अभी कोल पूरी कर रहा है, इसीलिए कोल को हम अभी पूरी तरह से फेज आउट नहीं कर सकते। और COP26 का आपने अगर वीडियो देखा हो, हमारे चैनल पे आया है, मैंने ही वो लेक्चर लिया था, ठीक है। तो COP26 का अगर आपको जानना हो ना तो आप उस पूरे लेक्चर को देखना एक बार। तो COP26 पहले क्या होने वाला था कि यहाँ पे ये एंड में जब पूरा COP26 हो गया तो जो फ्रेमवर्क बन रहा था, जो फाइनल डॉक्यूमेंट बन रहा था, उसमें ये कहा गया कि कोल को हम फेज आउट करेंगे, ये स्टेटमेंट यूज हुआ था। इसको अपोज किया इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज ने, और इन्होंने कहा कि नहीं, फेज आउट तो हम नहीं कर पाएंगे, आप इसको बोलो फेज डाउन करेंगे, यानी कि हम इसके यूज को कम करेंगे, फेज आउट तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज कही। तो जो इंडिया है उसकी काफी ज्यादा डिपेंडेंस है कोल के ऊपर, ठीक है। जैसे हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी थर्मल पावर प्लांट हैं, वो कोल पे ही डिपेंड करते हैं। और आज की डेट में 70% जो भी इंडिया की नीड्स है, पावर नीड्स है, वो कोल से ही पूरी होती है, समझ गए। और मोस्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक माइंस। तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का भी जरिया ये है और हमारे पास रिजर्व्स भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कोल इतना डिफिकल्ट, कोल को फेज आउट करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि देखो 70% जो है इंडिया की नीड्स को कोल पूरा करता है। इस 70% का भी जो 75% कोल है वो इंडिया से ही आता है, बाकी कुछ हद तक हम यहाँ पे इम्पोर्ट भी करते हैं। अभी क्या हो रहा है, पहले तो हमारे पास काफी कोल हुआ करता था, डिमांड कम हुआ करती थी। अभी डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ गई है क्योंकि इंडस्ट्रीज को डेवलप होना है, तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। जिसके लिए कोल भी हमारा पूरा नहीं पड़ रहा, हमें कोल की शॉर्टेज हो रही है। हमने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा और हमने पढ़ा भी था कुछ दिनों पहले कोल क्राइसिस के बारे में, ठीक है। तो अभी आज की डेट में हमारे देश में कोल की क्राइसिस चल रही है, कोल कम पड़ रहा है, जितनी डिमांड है उतना कोल हमारे यहाँ नहीं है, इसीलिए हमने इम्पोर्ट्स को भी बढ़ा दिया है, ठीक है। तो हमने इम्पोर्ट्स को भी बढ़ा दिया है। लेकिन एक तरफ तो हम ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो वहां पे वादे कराए हैं, ठीक है, कि हम वहां पे 500 गीगावाट्स एनर्जी जनरेट करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से बाय 2030। 50% हम अपनी एनर्जी डिमांड्स को कवर करेंगे बाय रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है। 1 बिलियन टन हम यहाँ पे कार्बन एमिशन को कम करेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो यहाँ पे कह के आ गए हैं COP26 में। लेकिन ये करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। जैसे आप एक स्टडी की मानो, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की एक स्टडी थी, इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि अगर इंडिया को यहाँ पे 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करना है, इंडिया को 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करना है, तो उसके लिए इंडिया को लगभग 22% जो कार्बन आउटपुट है इसको कम करना पड़ेगा, कोल के यूसेज को कम करना पड़ेगा बाय 22%, ठीक है। और ये करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में देखो सोलर एनर्जी रिसोर्सेज चीप तो है, ठीक है, बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है वो चीप तो है, लेकिन इनको मेंटेन करना डिफिकल्ट है। इनमें इंटरमिटेंसी की प्रॉब्लम है, स्टोरेज बैटरीज की प्रॉब्लम है, जिसके कारण एडिशनल कॉस्ट ऐड हो ही जाता है, ठीक है। अब कोल
कोल का जो यूज करते हैं ना, हम कोल जो यूज करते हैं उसके कारण एनवायरमेंट को जो लॉस होता है उसको यहाँ पे कॉस्ट में कवर नहीं किया जाता है, इसलिए कोल अभी भी सस्ता मिलता है। ठीक है, अब इंडिया क्या कर रहा है, कोल को फेज आउट करेगा, क्या करेगा, ये सारी चीजें बताई गई है। तो देखो, इंडिया ने काफी सारी कोशिश की कि इसको नेट जीरो एमिशन के लिए टारगेट सेट नहीं करने पड़े, कोल को फेज आउट होने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, इंडिया को कोशिश करनी पड़ी कि कोल को फेज आउट करने जैसी कमिटमेंट्स ना करने पड़े, इसीलिए इंडिया के मिनिस्टर्स के कहने पे ही, इंडिया के जोर देने पे ही ये फेज आउट टर्म को फेज डाउन किया गया है। ठीक है, अब इंडिया की बात माने तो देखो, इंडिया की कार्बन एमिशन जो है, ये कह रहे हैं कि कार्बन एमिशन आपका बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी तो देखो हमारी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, तो पर कैपिटा अगर आप देखो कार्बन एमिशन तो हमारा वन ऑफ द लोवेस्ट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लगभग 1.8 मेट्रिक टन हमारा कार्बन एमिशन पर कैपिटा है, तो यूएस का वही कार्बन एमिशन पर कैपिटा 15.2 मेट्रिक टन है। ठीक है, तो सोचो यहाँ पे कि हमारा कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो करना है वो यूएस को करना चाहिए, कोल को, आपको कोल को कर्व करना है तो आप मत यूज करो। ठीक है, यूएस ना यूज करे, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने इतना कार्बन एमिशन किया है पर कैपिटा, वो ना यूज करें। डेवलपिंग कंट्रीज की तो अब बारी है, तो वो तो यूज करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश की गई है कि कोल डिफ्लेक्ट्स, यहाँ पे कोल को अल्टरनेटिव ढूंढने कोल का, या फिर ऐसी चीजें करें जो कि जिससे कि कोल का कंजप्शन कम हो। जैसे एक इसमें रिकमेंडेशन दिया है कि कोल के ऊपर टैक्स लगाएं, कार्बन टैक्स लगाएं। ठीक है, कार्बन टैक्स लगाएंगे अगर हम इसके ऊपर तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन इसकी डिमांड होगी तो दूसरी जगह से तो डिमांड आनी चाहिए ना हमारे पास, दूसरा अल्टरनेटिव तो कोई होना चाहिए। तो ये कहा गया है कि जब तक अल्टरनेटिव नहीं मिलता तब तक हमको अभी कार्बन टैक्स नहीं लगाना चाहिए, और लगाना भी है तो बहुत कम लगाओ। ठीक है, जैसे अभी जो है $2 लगता है कार्बन टैक्स, कोल के ऊपर जो एवरेज टैक्स लगता है वो $2 का लगता है, दो प्राइस इतना लगता है इसका, लेकिन ये कहा गया है, एक्सपर्ट से बोलते हैं कि $30 to $70 कर दो। तो भाई इतना कर तो देंगे, इसकी डिमांड कम तो हो जाएगी, लेकिन इसकी जगह यूज क्या करेंगे फिर, तो कोई अल्टरनेटिव आए तो सही, उसके बाद हम इसके ऊपर स्विच करेंगे। तो हमें अल्टीमेटली ये क्या करना चाहिए कि क्लीन एनर्जी की तरफ हमको बढ़ना चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से, इकोनॉमिकली भी सस्टेनेबल हो और एनवायरमेंटली भी सस्टेनेबल हो। तो हम अपने जो कोल के ऊपर डिपेंडेंस है उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। हाँ, हम इसकी अल्टरनेटिव जरूर ढूंढ सकते हैं, हम दूसरी रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू यहाँ पे एनर्जी को ला जरूर सकते हैं, लेकिन कोल के ऊपर जो हमारी प्राइमरी डिपेंडेंस है अभी तो वो रहेगी। ठीक है, तो ये चीज पूरी समझाई गई है इस एक्सप्लेनर आर्टिकल में। सो इतना ही था आज के लिए, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।